नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको चीन से सावधान करना चाहता हूं। मेरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम वाला विवाद चल रहा है। उधर भारत और चीन सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों में जुटा हुआ है। मेरे हिंदुस्तान में विवादित बयानों पर घमासान मचा हुआ है। उधर चीन सीमा पर लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है, वो भी एक दो नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा फाइटर विमानों की तैनाती की खबर आ रही है। और यह खबर मेरे हिंदुस्तान को परेशान करने वाली है। यह खबर मेरे देश को सावधान करने वाली है। वक्त रहते मेरे हिंदुस्तान को समझना होगा। पड़ोसी मुल्कों की साजिश से सावधान रहना होगा। अलग अलग धर्म मेरे हिंदुस्तान की ताकत है। अलग अलग धर्मों के बीच टकराव मेरे मुल्क हिंदुस्तान को कमजोर करेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने देश से जुड़ी हर उस खबर से आगाह करता हूं, सावधान करता हूं। मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं। मैं अपने शो के जरिए अमन चैन की बात करता हूं। मैं इस शो के जरिए देश की तरक्की की बात करता हूं। मैं अपने शो के जरिए देश की सुरक्षा की बात भी करता हूं। और इसीलिए राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से सावधान करना चाहता हूं कि चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस पर नजर रखनी होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राज्यसभा का चुनाव पूरा हो गया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे बड़ा संदेश दे रहे हैं। राज्यसभा के नतीजे कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं। राज्यसभा के नतीजों में बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है, कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्रॉस वोटिंग वाला जिस तरीके से हुआ वो हुआ, लेकिन राजस्थान में बीजेपी अपना दम नहीं दिखा सकी। क्रॉस वोटिंग वाला प्लान फेल हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी दांव ने बीजेपी का प्लान फेल कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। यह अशोक गहलोत साहब ने एक बार फिर से साबित कर दिया। और यह बात कहना चाहता हूं कि जो राजनीति में आना चाहते हैं, नए नवेले हैं, उनको अशोक गहलोत से सीखना चाहिए कि सियासत में किस तरीके से दांव पे चले जाते हैं। हरियाणा में अजय माकन जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता हार गए। कैसे कांग्रेस के लिए सबब है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सिक्का कैसे चल गया, यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सत्ता से बाहर हुए इमरान खान चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस चक्कर में इमरान खान रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, शहबाज सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस्लामाबाद में इमरान समर्थकों का हंगामा हो रहा है। और यह हंगामा इमरान खान के गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की मुसीबत बढ़ा दी है। पाकिस्तान की अदालत ने
इमरान समर्थकों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इसके साथ इमरान खान की गिरफ्तारी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इमरान खान और उनके समर्थकों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया की आवाज को मैं देश तक पहुंचाता हूं, अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मेरा हिंदुस्तान इस वक्त विवादित बयान पर जारी घमासान में उलझा हुआ है। उधर भारत चीन सीमा पर चीन तैयारी करने वाला परेशानी बढ़ा रहा है। चीनी वायुसेना की तैनाती मेरे हिंदुस्तान को परेशान करने वाली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, चीन ने सीमा पर बने अपने एयरबेस पर 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। जो एक कैटेगरी के एडवांस फाइटर जेट की इतनी बड़ी तादाद की तैनाती, यह चीन की चालबाजी का इशारा कर रही है। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनना, 2 दर्जन से ज्यादा फाइटर प्लेन की तैनाती करना मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। भारत चीन सीमा पर बड़ी तादाद में चीन के एडवांस फाइटर की तैनाती मेरे हिंदुस्तान को सावधान करने वाली है, मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को सावधान करने वाली है। क्योंकि चाइना चालाक देश है, अपनी चालाकी के दम पर लगातार मेरे हिंदुस्तान में घुसपैठ कर रहा है। देश हिंदू मुसलमान में उलझा है, उधर चीन चालबाजी कर रहा है। देश में विवादित बयानों पर घमासान है, उधर चीन सीमा पर निर्माण में जुटा है। देश में भड़काऊ बोल बरस रहे हैं, उधर चीन सीमा पर बम बारूद जमा कर रहा है। इधर हम आपस में लड़ रहे हैं, उधर चीन सीमा पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है। समय सावधान होने का है। समय आपसी झगड़ों को छोड़ देश की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने का है। आपसी हिंदू मुसलमान वाले विवादों में उलझे सुरक्षा एजेंसियों को देश के बॉर्डर स्टेटस पर चौकन्ना निगाह जमाने का है। शुक्रवार के दिन देश की जो तस्वीर सामने आई, जिस तरह से हंगामे का पैन इंडिया स्वरूप सामने आया, इस पर पूरे देश को गंभीरता के साथ विचार करने का वक्त है। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर गंभीर मंथन का समय है। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से आवाम को सावधान करने का समय है। इधर देश हिंदू मुसलमान में उलझा है, उधर पड़ोसी मुल्क चीन खतरनाक प्लानिंग में जुटा हुआ दिखाई देता है।
भारत चीन सीमा से जो समाचार सूत्रों के हवाले से सामने खबरें आ रही हैं, डराने वाली हैं। चीन की चालबाजी को बेनकाब करने वाली हैं। तमाम बैठकों के बावजूद आपसी रिश्ते ठीक करने के दावों के बीच चीन पूर्वी लद्दाख में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि चीन ने अपने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास होलान एयरबेस पर 2 दर्जन से अधिक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। ये लड़ाकू विमान भी अपग्रेडेड वर्जन के बताए जा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर चीन की तैयारियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की वायुसेना ने होतान बेस में जिन 25 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, उनमें पावरफुल और बेहद एडवांस कैटेगरी के J-11 और J-20 लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीन पहले यहां MiG-21 कैटेगरी के लड़ाकू विमानों की तैनाती करता रहा है। जे कैटेगरी के विमानों की इतनी बड़ी संख्या में भारत की सीमा पर तैनाती चीन की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। चीनी वायुसेना की मुस्तैदी चीन के शैतानी जाल की ओर इशारा कर रही है। होतान एयरबेस को लेकर चीन की स्ट्रैटेजी में बदलाव को गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारत को सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय इलाके के बिल्कुल पास है ये एयरबेस। भारत और चीन के बीच जब भी तनाव की स्थिति बनी, ये एयरबेस हाइपर एक्टिव मोड में नजर आता रहा। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चीनी एयरफोर्स भारतीय सीमा के पास नए हवाई क्षेत्र भी बना रही है, जैसे वो बहुत नजदीक से कम ऊंचाई से भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम हो जाएगी। ऐसी रिपोर्ट की भी चर्चा है कि चीन ने होतान के साथ साथ अपने काशकर और गारगुनसा के एयरबेस को भी अपग्रेड किया है, जिससे अधिक संख्या में सैनिकों की आवाजाही हो सके। भारत चीन सीमा पर चीनी वायुसेना की तैयारियों से जुड़ी ये जानकारियां LAC के पास बड़ी संख्या में एडवांस और अधिक सक्षम फाइटर विमानों की तैनाती को बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि इन खुफिया जानकारियों के सामने आने के साथ ही अमेरिका की तरफ से लगातार चीन से भारत को अलर्ट वाला मैसेज भी मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से ताजा बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन की तरफ से आया है। शनिवार को सिंगापुर में शांग्री ला संवाद में ऑस्टिन ने कहा, चीन भारत के साथ सटी सीमाओं पर लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अमेरिका अपने मित्रों के साथ खड़ा है, जो जबरन युद्ध की स्थिति पैदा करने और क्षेत्रीय दावों को लेकर बीजिंग के आक्रामक रुख के सामने अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। दो दिनों के अंतराल में अमेरिका की तरफ से भारत को 2 बार सावधान किया गया। जेम्स ऑस्टिन से पहले अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन चीन की चालबाजियों से भारत को सावधान कर चुके हैं। 7 जून को भारत दौरे पर आए चार्ल्स ए फ्लिन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य निर्माण को चिंताजनक और आंखें खोलने वाला बता चुके हैं। जनरल चार्ल्स से लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जिस तरह की सैन्य गतिविधियां हैं वह आंख खोलने वाली है। मुझे लगता है कि चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं जो सतर्क करने वाले हैं। भारत चीन सीमा पर चीनी वायुसेना की मुस्तैदी की खबरें, चीनी फाइटर विमानों की तैनाती की खबरों के साथ साथ अमेरिका की तरफ से मिल रहे सतर्कता वाले संदेशों को लेकर भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरे डेवलपमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। होतान के साथ ही शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में चीन के गारगुनसा, काशगर, होपिंग समेत अन्य चीनी हवाई बेस पर नजर रखी जा रही है।
भारत ने अपने अग्रिम सैन्य हवाई अड्डों पर सुखोई 30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 के बेड़ों को तैनात कर दिया है। भारत चीन सीमा पर चीनी गतिविधियों में तेजी के साथ ही भारत ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। सेना सावधान की मुद्रा में है, लेकिन बहुत जरूरी है कि पूरा देश भी सतर्क रहे। चीन की चालबाजियों से सावधान रहे। आपसी घमासान खत्म हो, हिंदू मुसलमान वाले घमासान पर विराम लगे। सामने बड़ा और ताकतवर दुश्मन आक्रामक मुद्रा में खड़ा है। सारे देश का ध्यान सावधानी के साथ ड्रैगन की तरफ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भारत चीन सीमा पर चीन ने अपने Z-11, Z-20 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। इन विमानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चीन ने अपने इस होतान एयरबेस में पहले चीन MiG-21 कैटेगरी के लड़ाकू विमानों को तैनात किया, लेकिन भारतीय सीमा के करीब J-11 और J-20 विमानों की तैनाती, वो भी एक दो नहीं, तकरीबन 25 के करीब लड़ाकू विमानों की तैनाती किए हैं चीन ने बॉर्डर पर। मैं आपको इन विमानों की ताकत के बारे में बताना चाहता हूं। जी हां, आप देखिए, लाइए, मैं स्क्रीन पर लाइए जरा। ये भारत चीन की बॉर्डर है। J-20 फाइटर जेट कितना खतरनाक है इसका अंदाजा लगाइए। इसकी रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और हैतान एयरबेस से दिल्ली की दूरी महज 1000 किलोमीटर है। वजन इसका 32,000 किलोग्राम है। हथियारों के साथ क्षमता लॉन्ग से रेंज एयर टू एयर मिसाइल दागने की सक्षम है। J-20 का मैं जिक्र कर रहा हूं। J-11 आप देख लीजिए, J-11 को स्क्रीन पर लाइए। J-11 फाइटर जेट कितना खतरनाक है। क्षमता 2 इंजन, 30 मिलीमीटर की गन है इसमें। इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं तो इसकी रफ्तार पर भी आप देखिए, इसकी रफ्तार देखिए, 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और दिल्ली की दूरी महज 1000 किलोमीटर की है। आप सोचिए कि रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा और बॉर्डर से यहां की जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर है। 33,000 किलोग्राम इसका वजन है। मिसाइल अटैचमेंट के साथ 10 हार्ड पॉइंट इसमें है। कितना खतरनाक है, अंदाजा लगाइए आप। J-11 फाइटर जेट, और ये सब कुछ इस एयरबेस पे हो रहा है। ये J-11 की मैं बात कर रहा हूं। लगातार जरा सोचिए और स्क्रीन पर इसको रखिएगा कंटिन्यू। भारत चीन सीमा से 2 जवानों से लापता होने की खबर आ रही है और ये खबर जब से मैंने सुनी है, पढ़ी है, मुझे परेशान कर रही है, हैरान कर रही है और हर हिंदुस्तानी को इस खबर को परेशान होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार चल रहे हैं लेकिन यह खबर छूट रही है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते राष्ट्र की आवाज में मैं अपने फौजी भाइयों की आवाज उठा रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश की ठकाला पोस्ट पर इन दोनों जवानों की ड्यूटी थी, लेकिन पिछले 12-13 दिनों से इन दोनों जवानों का, यानी मेरे फौजी भाइयों का, कोई आता पता नहीं है। इसमें से एक परिवार उत्तराखंड का रहने वाला है। तस्वीरें मैं लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जवान प्रकाश सिंह राणा के परिवार को सेना की तरफ से यह सूचना दी गई उनकी पत्नी को कि उनके पति 29 मई से लापता हैं, जिसके बाद परिवार सेना के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी तक
हमारे देश के फौजी भाई जवान प्रकाश सिंह राणा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रकाश सिंह परिवार का उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं। अंबीवाला इलाके में सैनिक कॉलोनी में इनका परिवार रहता है। प्रकाश सिंह की पत्नी ममता राणा सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। लगातार वो आवाज उठाने की बात कर रही हैं। प्रकाश सिंह राणा के मासूम बेटी भी हैं। वो अपने पिताजी के लिए बहुत परेशान है और जवान प्रकाश सिंह राणा का पूरा परिवार लगातार आला अफसरों के टच में है जो सेना से जुड़े हैं, लेकिन किसी तरीके से भी उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। और इस आवाज को हम राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखा रहे हैं कि अगर जवान प्रकाश सिंह राणा कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, वो या तो अपने अफसरों से या अपने परिवार से संपर्क करें या इस खबर के जरिए किसी को कोई जानकारी मिले तो जरूर बताएं, क्योंकि जवान प्रकाश सिंह राणा के लिए पूरा देश इस वक्त फिक्रमंद है। साथ ही दूसरे जवान के लिए भी देश इस वक्त ऊपर वाले से गुहार लगा रहा है कि वो जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, वो सही सलामत अपने कैंप में वापस आ जाएं या अपने घर सकुशल लौट जाएं। इस बात की दुआ पूरा हिंदुस्तान कर रहा है और इस बात की दुआ मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस हाल में भी हो, जहां भी हो, सर्च ऑपरेशन के जरिए ऑपरेशन को तेज किया जाए ताकि राणा परिवार को उनकी खबर मिल सके, परिवार वाले उनकी राहत की सांस ले सके, देश राहत की सांस ले सके, क्योंकि काफी दिनों से उनका परिवार वाला बहुत परेशान है। और ये राष्ट्र की बड़ी खबर है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार हम राष्ट्र की आवाज के जरिए राष्ट्र के मुद्दों को उठाते हैं, उन आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। जो लगातार मेरा और चैनल का आपसे वादा है, वो वादे को लगातार हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि न्यूज इंडिया राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र के मुद्दे उठाता है, राष्ट्र की आवाज के जरिए लोगों के घर घर तक पहुंचता है और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। राज्यसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से दिखा दिया, बीजेपी की चुनावी रणनीति की काट अभी कांग्रेस के पास नहीं। यह अलग बात है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी दांव ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान को छोड़कर कमोवेश सभी राज्यों में बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया। हरियाणा में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आगे अजय माकन बैकफुट पर चले गए, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र का सिक्का फिर से चल गया। कर्नाटक में भी बीजेपी के सामने जेडीएस की एक ना चली, तीनों सीटों पर कमल खिल गया। कांग्रेस को अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फिर चल गया गहलोत का जादू। उद्धव पर 20 पड़े फडणवीस। हरियाणा में बीजेपी ने पलटी बाजी। राज्यसभा परिणाम आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम है। चुनाव जीतने के लिए सभी उम्मीदवारों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तभी पता चला कि असली बाजीगर कौन है। किसकी रणनीतियां चली और किसकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। सबसे पहले बात गहलोत के जादू की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सीएम गहलोत के जादू के आगे सब फीके पड़ गए। राजस्थान के सीएम की रणनीति के आगे बीजेपी की एक ना चली, और तो और बीजेपी खुद अपना घर भी नहीं बचा सकी।
बीजेपी विधायक शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद बीजेपी एक्शन लेते हुए विधायक शोभा रानी को निष्कासित कर दी। लेकिन जिस अंदाज में राजस्थान में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, उससे साफ लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत का डंका बज रहा है। आखिरी वक्त में मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा की एंट्री हुई, जिसके बाद लगने लगा कि कांग्रेस के लिए तीसरी सीट निकाल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन हासिल था। सीएम गहलोत ने न केवल अपने नाराज विधायकों को मनाया, बल्कि बीजेपी के किले में भी सेंध लगा दी। राजस्थान के रण में कांग्रेस ने गजब की एकता दिखाई और 3 सीट पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी के हिस्से में एक ही सीट आई, जबकि बीजेपी के समर्थन से चुनावी मैदान में उतरे सुभाष चंद्रा जीत नहीं पाए। राजस्थान राज्यसभा का रण मुकुल वासनिक जीते कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला जीते कांग्रेस, प्रमोद तिवारी जीते कांग्रेस, घनश्याम तिवारी जीते बीजेपी, सुभाष चंद्रा हारे निर्दलीय। नतीजे आने से पहले सीएम गहलोत का बहुत कुछ दांव पर लगा था, लेकिन जब परिणाम आए तो सीएम गहलोत को बड़ी राहत मिली। कांग्रेस की जीत को गहलोत लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी से कांग्रेस की नैतिक हार करार दे रही है। सबसे पहले मैं, जैसा मैंने कहा पहले ही, तीनों सीटें जीतेंगे और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीजेपी के थे, सीपीएम के थे और समाजवादी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेशन हम लोग 126 तो हमारे साथ में है, तब मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया? जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं तभी खड़ा क्यों किया? इसका मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे तो वो हो नहीं पाई उनकी, और बुरी तरह से उनको मुँह खानी पड़ी। जो हमारे समर्थन में पिछले 3.5 साल से हैं, सरकार का साथ दिया है, हमारे साथ रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि वो हमारे को वोट नहीं देंगे। उन्होंने सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा जाहिर करी है कि वो कांग्रेस के साथ वोट डालेंगे और सभी विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, उनमें से एक ने भी सुभाष चंद्रा जी के प्रपोजल नहीं बने हैं, वो कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। हार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक हार है। इसमें आपके अपनों की भी परीक्षा हुई इसमें? ऐसा है कि चुनाव ऐसी चीज होती है, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। इसमें आपको लगता है जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ? बिल्कुल, गीता में यही कहा गया है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कर्म करते रहिए, फल की अच्छा मत करिए। जी जी जी, आप संतुष्ट हैं कि पार्टी के विधायकों ने जो प्रशिक्षण दिया था वो काम आया? बिल्कुल, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। राजस्थान में बीजेपी को लगे झटके से उभरने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। महज कुछ ही देर में बीजेपी ने राजस्थान में हार का बदला हरियाणा में ले लिया। हरियाणा में 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई। बीजेपी 1 सीट आसानी से जीत गई, जबकि दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के उतरने से पेच फंस गया था। दूसरी सीट को लेकर शुक्रवार को दिन भर ड्रामा चला और ये ड्रामा जाकर खत्म हुआ रात 2 बजे, जब नतीजों का ऐलान हुआ। कार्तिकेय शर्मा ने अपने रिश्तेदार और कांग्रेस नेता अजय माकन को हरा दिया। कार्तिकेय शर्मा को पहली वरीयता के 23 वोट मिले। बीजेपी की तरफ से 6.6 वोट ट्रांसफर हो गए, यानी कार्तिकेय को कुल 29.6 वोट मिले। अजय माकन को पहली वरीयता के 29 वोट मिले, जबकि दूसरी वरीयता का एक भी वोट माकन को नहीं मिला। कार्तिकेय शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। कार्तिकेय और विनोद शर्मा शुरू में ही कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करने में जुटे थे। उनका मानना था कि कांग्रेस के अनेक धड़ों में बंटे होने के कारण विधायकों को तोड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं है। कार्तिकेय शर्मा की शादी कांग्रेस सरकार में स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा की बेटी से हुई है।
कुलदीप शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। कुलदीप शर्मा ने अपने दामाद को जिताने के लिए लॉबिंग की। दिलचस्प बात यह भी है कि अजय माकन और विनोद शर्मा भी आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्ते के हिसाब से अजय माकन कार्तिकेय शर्मा के मौसा हैं। यानी रिश्तेदारी में कार्तिकेय शर्मा भारी पड़ गए और आखिरकार जीत दर्ज कर ली। कार्तिकेय की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुशी जाहिर की। 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था, तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। सभी की नजर हरियाणा और राजस्थान पर टिकी हुई थी, लेकिन बड़ा खेला महाराष्ट्र में हो गया। जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त महाविकास अघाड़ी को जोर का झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खेल में एमवीए फंस गया। एमवीए 3 सीट जीतने में सफल रहा, जबकि बीजेपी के हाथ में भी 3 सीटें आ गई। गौर करने वाली बात यह है कि एमवीए के पास ज्यादा विधायक हैं, लेकिन ये चुनाव 3-3 की बराबर फाइट वाला रहा। ऐसे में फडणवीस बना मुद्दों की लड़ाई बन चुके इस चुनाव में बीजेपी नेता का पलड़ा भारी दिखा। अपनी कुशल रणनीति के दम पर फडणवीस ने 6वीं सीट जीत हासिल कर साबित कर दिया वो उद्धव से बड़े गेम चेंजर हैं। जबकि शिवसेना नामांकन के बाद से ही जीत के दावे करती आ रही थी। महाराष्ट्र राज्यसभा का रण। पीयूष गोयल बीजेपी जीते, वोट मिले 48। अनिल बोंडे बीजेपी जीते, वोट मिले 48। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी जीते, वोट मिले 43। संजय राउत शिवसेना जीते, वोट मिले 41। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस जीते, वोट मिले 44। धनंजय महाडिक बीजेपी जीते, वोट मिले 41.58। संजय पवार शिवसेना हारे, वोट मिले 39.26। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा पर निर्वाचित हुए। राज्यसभा में हमारे नेता और देश के मंत्री माननीय पीयूष जी गोयल, जो हमारे मुंबई से हैं, वे रिकॉर्ड 48 वोट लेकर यहाँ पर निर्वाचित हुए। हमारे महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे जी, ये भी रिकॉर्ड 48 वोट लेकर निर्वाचित हुए। पूर्व सांसद और फिर से सांसद बने धनंजय महाडिक जी, इन्होंने कोल्हापुर की पद्धति से कुश्ती लड़ते हुए अंतिम क्षणों में ऐसा धोबी पछाड़ लगाया, ऐसा दांव खेला कि जिसके कारण शिवसेना के पहले नंबर के अधिकृत उम्मीदवार श्री संजय राउत जी, इनसे भी ज़्यादा वोट लेकर धनंजय महाडिक जी चुनकर आए। शिवसेना को कोई झटका नहीं लगा है। नंबर 1, ज़रूर भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन कोई बड़ा विजय नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय पवार को 33 वोट मिले हैं और उनके उम्मीदवार को 27 वोट मिले हैं। राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया बहुत पेचीदी होती है, तो ऐसे उसमें जो एक टेक्निकल बहुत बातें हैं, उसमें वो सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वोटों का गणित करके वो जीत गए। दूसरे कुछ लोग बाजार में खड़े थे, इंडिपेंडेंट या और, वो वहाँ चले गए। ऐसे बाजार में बहुत बार लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वी हैव नोटेड दैट पीपल कि महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग में कौन खड़े थे, उसका नोटिंग हो गया है।
तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, हमारा एक वोट जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारा वोट डिस्क्वालीफाई किया है उस कारण से हम बीजेपी के 2 मतों पर हमारा आक्षेप था, ऑब्जेक्शन था, उसका ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। असली मुकाबला 6वीं सीट के लिए था। शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार के सामने बीजेपी ने पूर्व सांसद धनंजय महाडिक को उतारा था, जबकि उनके लिए जीतना आसान नहीं था। महाडिक और पवार दोनों पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखते हैं। प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। नतीजों से गदगद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव केवल फाइट के लिए नहीं, जीत के लिए लड़ा जाता है। जय महाराष्ट्र। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के परिणाम सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले रहे। पार्टी ने राज्य की 4 सीटों में से 3 पर जीत दर्ज की, जबकि एक अन्य सीट कांग्रेस के खाते में गई है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस का खाता भी नहीं खुल सका। बीजेपी के प्रत्याशी निर्मला सीतारमण, जगेश और सीटी रवि ने जहां जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस के खाते में आई एकमात्र सीट पर जयराम रमेश विजयी रहे। 57 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए और 4 राज्यों की जिन 16 सीटों पर चुनाव हुए, राजस्थान छोड़कर बीजेपी ने हर जगह पर बाजी मारी। हरियाणा में निर्दलीय के जरिए बादशाहत बनाने में सफल रही, तो महाराष्ट्र में फडणवीस ने दिखा दिया कि भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन सूबे की सियासत में अभी भी उनका सिक्का चलता है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में बीजेपी की बल्ले बल्ले रही। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी राज्यसभा चुनाव में पैठ बनाने में कामयाब रही और इसका असर अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करना चाहता हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात संभलने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान में आटा लगातार महंगा हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट से मिली जमानत की वजह से इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता बचे हुए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान के समर्थकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, उससे पाकिस्तान पर और इमरान खान पर लगातार दबाव बन रहा है। जैसे ही गिरफ्तारियां पाकिस्तान में होनी शुरू होंगी, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर होगी और पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते नजर आएंगे। गंभीर राजनीतिक संकट की ओर बढ़ता पाकिस्तान। इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। इमरान खान की पार्टी के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी। आर्थिक संकट के बीच गंभीर होता राजनीतिक संकट। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल बेहाल दिखता है।
आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हर दिन गहराते आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के राजनीतिक हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान खान के सत्ता से बाहर किए जाने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू होने के आसार बन रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब प्रांत में एक आतंकवादी विरोधी अदालत ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 1 दर्जन नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये वारंट पार्टी प्रमुख इमरान खान और पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी सहित कई पीटीआई नेताओं द्वारा पिछले महीने पार्टी के लंबे मार्च के बाद दंगा करने के बाबत आया है। न केवल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं बल्कि खुद इमरान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। ये जानकारी कहीं और से नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह की तरफ से सामने आ चुकी है। सनाउल्लाह ने कहा, एक लोकतांत्रिक समाज में कोई ऐसा शख्स किसी राजनीतिक दल का मुखिया कैसे बन सकता है जो लोगों को उकसाने का काम करता हो और जिसने अपने विरोधियों को देशद्रोही बताते हुए नैतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया हो। अदालत ने इमरान खान को जो सुरक्षात्मक जमानत अवधि दी है, जिसके खत्म होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।